गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आई एम प्रदीप कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दुर्ग। तो आज का हमारा कोर्स टाइटल है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एंड लैंडस्केपिंग। इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे कि एरोमेटिक क्रॉप्स पामा रोजा या रोजा घास की कल्टीवेशन कैसे की जाती है। तो हम देखते हैं कि रोजा घास या पामा रोजा जो सुगंधित घास है उसकी खेती कैसे करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं, है ना, पैकेज एंड प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं। तो अब हम इसका जानते हैं कि इसको हिंदी नाम क्या नाम है, इसको क्या कॉमन नाम से जाना जाता है। तो इसका कॉमन नेम है पामा रोजा या रोजा घास। इसका वैज्ञानिक नाम है या साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम कह सकते हैं, सिम्बोपोगान मार्टिनी। देन थर्ड है इसका कि इसकी फैमिली, तो इसकी फैमिली है ग्रेमनी आर पोएसी। अब इसका देखते हैं कि हम क्रोमोसोम नंबर इसका है 2n40 40 है। इसका ऑरिजिन स्थल है, उत्पत्ति स्थान जो है इंडिया माना जाता है। और इसका इकोनॉमिक पार्ट है होल ग्रास विथ फ्लावर। हम इसका घास का भी उपयोग कर सकते हैं और इसका फ्लावर, यही जो है हमारे लिए इकोनॉमिक पार्ट है। गुड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई एवं जल निकासी, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। तो वर्षा पर निर्भर जो फसल है उसमें अगर वर्षा नहीं हो रही है, रेनफॉल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है इस फसल को, अन्यथा कोई आवश्यक नहीं होती है। ये सिंचित अवस्था में सर्दियों में जो है 20 दिन के इंटरवल पे सिंचाई करना है, इरिगेशन करना है। और गर्मी के दिनों में जो है 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। ध्यान ये रखना है कि हमको जो है पानी जो है खेत पे वाटर लॉजिंग की जो है समस्या नहीं होना चाहिए। तो वाटर लॉजिंग की समस्या अगर वहां पे होगी फसल पे, तो इंसेक्ट पेस्ट डिसीज इसका संक्रमण अटैक जो है बढ़ेगा और देन क्रॉप को जो है वो डैमेज करेगा, जिससे हमारी फसल पूरी तरह नुकसान हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। हमको इकोनॉमिक प्रॉफिट भी नहीं मिल पाएगा, जितना हमको यील्ड चाहिए नहीं मिल पाएगा, हार्वेस्ट की क्वालिटी घट सकता है। तो इस बात का ध्यान रखने की वहाँ पे वाटर लॉजिंग की समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खरपतवार नियंत्रण, वीड का कंट्रोल कैसे करते हैं। तो खेत को हमेशा जो है खरपतवारों वीड्स फ्री रखना चाहिए, समय समय पर निंदाई गुड़ाई, वीडिंग एंड होइंग जो है करते रहना चाहिए और पूरे फसल को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पौध संरक्षण, इसमें कैसे करते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन में 2 चीज आते हैं, इंसेक्ट एंड डिसीज। तो पहला है रोजा घास पर जो है कीट तथा बीमारियों का प्रकोप जो है नहीं होता है। अधिक वर्षा की स्थिति में पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे स्पॉट्स जरूर लगते हैं, जिनकी रोकथाम हेतु हम कंट्रोल के लिए उपयोग करते हैं डाइथेन M45 के 0.3% घोल का छिड़काव जो है 2 से 3 बार करना है और 8 से 10 दिन के इंटरवल पर करते रहना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फसल की कटाई। सिंचित तथा असिंचित दोनों ही अवस्था में इसके तेल प्राप्ति हेतु पौधों में पुष्पक्रम आने पर तथा बीज की प्रक्रिया होते शुरू होती ही भूमि से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर की जो ऊपर से इसको कटाई करना है और काटे हुए हर्बेज को काट करके छायादार ठंडी जगह में एकत्रित कर लेना है। असिंचित अवस्था में रोजा घास की प्रतिवर्ष एक कटिंग्स जो है किया जाता है, अक्टूबर से नवंबर में करना चाहिए। जबकि सिंचित अवस्था में 2 से साल में जो है 2 से 3 कटाई कर लिया जाता है और 3 से 4 वर्ष तक के इसकी जो कटिंग्स हमको ले सकते हैं या हमको मिल सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आसवन, डेस्टिलेशन जो है कैसे करते हैं। तो डेस्टिलेशन के लिए रोजा घास में सबसे अधिक मात्रा में तेल इसके मुख्य जो है पत्तियों में पाया जाता है तथा इसकी जो काड़ियों तथा तने स्टेम्स बहुत कम या ना के बराबर होता है। इस प्रकार पूरे पौधे पर तेल की उपलब्ध जो मात्रा है लगभग 0.5 से 0.6% तक होती है। वर्ष भर असिंचित व सिंचित दशा में पौधे का अपेक्षाकृत कम फैलाव होने से फसल कमजोर रहती है। अतः तेल की जो मात्रा है 40 से 50 किलो असिंचित अवस्था में तथा
100 से जो है 125 किलोग्राम तेल जो है ऑयल सिंचित अवस्था में प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है, जो आने वाले वर्षों में बढ़ करके असिंचित एवं सिंचित अवस्था में क्रमशः असिंचित अवस्था में नॉन इरिगेटेड में 50 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तेल प्राप्त होता है और सिंचित अवस्था इरिगेटेड कंडीशन में 100 से 125 या 150 किलोग्राम तक के भी तेल प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। अब हम इसका देखते हैं कि इसके तेल का वर्तमान में प्रेजेंट कंडीशन प्रेजेंट टाइम इसका बाजार मूल्य क्या चीज है। तो 300 से 500 रुपये प्रति किलोग्राम इसके तेल का जो है रेट है। तो हमें पूरा जो है देखते हैं कि रोज़ा घास का कल्टीवेशन करके हम कितना जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट ले सकते हैं, इकोनॉमिक जनरेशन कर सकते हैं। अब इसमें ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं पामारोसा ग्रॉसेस में। तो इसका प्रोपगेशन करते हैं, एक बार मेमोराइज कर लेते हैं। प्रोपगेशन हम इसका करते हैं सीड्स एंड स्लिप्स से। तो सीड्स की मात्रा लगती है 2.5 से 3 kg सीड्स पर हेक्टेयर। सोइंग का टाइम है इसका जून से अगस्त तक के बीच। हार्वेस्टिंग जो है 4 मंथ्स, 4 माह में ये फसल जो है तैयार हो जाती है। एंड फुल ब्लूम स्टेज, फुल ब्लूम स्टेज में ये फसल जो है आ जाता है 4 मंथ की जो अवस्था है उस टाइम पे। द मैक्सिमम यील्ड ऑफ ऑयल इज ऑब्टेन्ड व्हेन द एंटायर प्लांट इज एट फुल फ्लावरिंग स्टेज। सबसे ज्यादा जो है ऑयल की मात्रा जो है उस टाइम होता है जब फुल फ्लावरिंग स्टेजेस में रहता है। उस टाइम इसके लीव्स में ऑयल का कंटेंट जो है सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में उसी टाइम पाया जाता है, फ्लावरिंग स्टेज पे। तो पामारोसा का प्लांटेशन रिमेन्स जो है प्रोडक्टिव फॉर अबाउट 8 ईयर। हम इसका जो है प्रोडक्टिव एक बार फसल लगा के पूरे 8 वर्ष तक के इससे जो है उत्पादन या प्रोडक्शन जो है ले सकते हैं। हर्बेज का जो यील्ड है 30 से 40 टन जो है पर हेक्टेयर प्राप्त होता है। ऑयल का जो यील्ड है 220 से 250 kg पर हेक्टेयर मिल सकता है या ले सकते हैं। ये हमारे क्रॉप की वैरायटीज, मौसम, जलवायु, ये सभी चीज़ें हमारे जो इंटरकल्चर ऑपरेशंस, किसान की जो मेहनत, हमारे इन प्रॉपर तरीके से उसकी उचित देखरेख, इसके ऊपर सारी सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड्स करता है। और सबसे लास्ट है कि ऑयल का रिकवरी। तो ऑयल का रिकवरी परसेंटेज है 0.18 से 0.30% तक के, इसका ऑयल रिकवरी परसेंटेज है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई एवं जल निकासी, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। तो वर्षा पर निर्भर जो फसल है उसमें अगर वर्षा नहीं हो रही है, रेनफॉल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है इस फसल को। अब हम देखते हैं कि पामारोजा की क्रॉप में बीजों की सीधे जो है खेत में बुआई कैसे करते हैं। तो पामारोजा के बीजों की खेत में सीधी बुआई करने के लिए सर्वप्रथम इसके बीजों में 10 गुना जो है बालू, मतलब कि रेत अथवा राख जो है मिला देते हैं। उसके पश्चात जो है खेत में 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 से 4 सेंटीमीटर गहरी जो है कुंड बना लेते हैं, फरो बना लिया जाता है। यदि देसी हल से इस प्रकार के बीज जो फरो है वो भी हम बना सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन इस कुंड में जो है बीज को डाला जाता है और यह ध्यान रखा जाता है कि बीज में ज़्यादा गहराई तक के ना जा पाए, अन्यथा जो है बीजों को उगने, जर्मिनेशन में परेशानियां हो सकते हैं, उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट जो है नहीं मिल पाएगा, तो वो जो है जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो बीजों को बोते समय हमको इस बात का ध्यान रखना है कि उसको ज़्यादा गहराई में डालना नहीं है या उसको बुआई नहीं करना है। देन हम बीजों को बो देने के उपरांत उसको मिट्टी से ढक देते हैं उचित प्रकार से, जिससे उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन मिल सके, फेवरेबल या सुटेबल्स जो है उसको कंडीशन मिल सके सीड को जर्मिनेट करने के लिए, जैसे एयर है, वाटर है, O2 है, CO2 है ना। तो इस प्रकार से हम उसको बीज को जो है मिट्टी से ढक देते हैं और उसके ऊपर जो है हल्के से पाटा जो है चला देते हैं। तो प्राय यह जो बोने का जो कार्य है मई से जून माह में संपन्न कर लिया जाता है। बीज बोने के उपरांत जो है खेत की फव्वारा या स्प्रिंकलर या हजारा से हमको हल्की सिंचाई करना है। यदि ज़्यादा गर्मी हो तो 2 से 3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना है, इरिगेशन करना है। और अगर मौसम के अनुसार जो है हमको
वहाँ पे वाटर जो है देना है, वाटर का एप्लीकेशन करना है। तो इस विधि में सर्वाधिक समस्या ये है कि खरपतवार से जो है वीड्स जो है बहुत ज़्यादा उग आते हैं डायरेक्ट सीडिंग करने से, क्योंकि पौधे के उगने के साथ साथ खरपतवार वीड्स भी ग्रो करते हैं, है ना। तो उसके लिए हम हाथ से निंदाई गुड़ाई करके खरपतवारों से या वीड को समय समय पर हमको निकालते ही रहना है, वीडिंग होइंग जो है करते रहना है, क्योंकि इस विधि से बिजाई करने पर खरपतवारों के नियंत्रण पर काफ़ी व्यय होता है, कॉस्टली होता है, और यह विधि जो है ज़्यादा उपयुक्त भी नहीं है। तो इस विधि से बिजाई करने पर प्रति हेक्टेयर लगभग 5 से 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। सीड का रेट जो है 5 से 7 किलोग्राम है। अब देखते हैं कि तीसरा जो है मेथड है जड़दार स्लिप्स के द्वारा। स्लिप्स के थ्रू हम कैसे इसका प्रोपागेशन करते हैं। तो इस विधि में पामारोजा के पुराने पौधों को उखाड़ लिया जाता है तथा उसको अलग अलग उससे स्लिप्स तैयार कर लिया जाता है। उसके पश्चात जो है जुलाई माह में इन स्लिप्स को 1.5 फीट की दूरी पर खुरपी की सहायता से खेत में रोपित कर दिया जाता है। तो इसके लिए हमको जड़दार स्लिप्स की आवश्यकता होगी, जैसे कि 40 से 50 हजार जो स्लिप्स हैं वो हमको आवश्यकता होती है जड़दार स्लिप्स की 1 हेक्टेयर के लिए। अब हम देखते हैं आगे भूमि की तैयारी कैसे करते हैं। तो वर्षा से पूर्व जो है खेत को 1 बार या 2 बार जो है गहरी जुताई करते हैं, फिर 2 से 3 बार जो है हल्की जुताई करना है। उसी समय जो है 20 से 25 टन जो है गोबर की खाद तथा 20 किलोग्राम BHC पाउडर चूर्ण प्रति हेक्टेयर मिला देते हैं, जिससे कि खेत को समतल करना है ना, जिससे पानी खेत में न रुक सके। और BHC चूर्ण हम इसलिए डालते हैं क्योंकि दीमक सॉइल में जो है टर्माइट का जो है बहुत ज़्यादा अटैक रहता है या सीवियर प्रॉब्लम रहता है। तो टर्माइट के कंट्रोल के लिए हमको 10 kg BHC पाउडर जो है भूमि की तैयारी सॉइल प्रिपरेशन करते टाइम मिला देना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पौधरोपण कैसे करते हैं। पौधरोपण या पुराने पौधों से ली गई स्लिप्स को 15 से 20 मिनट तक 0.1% बाउस्टिन के घोल में डुबा करके उसको ट्रीटमेंट करना है। जो भी डिसीज है, सीड बॉन्ड डिसीज या सॉइल बॉन्ड डिसीज है, उससे कंट्रोल के लिए तो कतार से कतार की दूरी जो है 45, मतलब कि लाइन से लाइन की जो दूरी है 45 सेंटीमीटर रखते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी, प्लांट से प्लांट की दूरी जो है 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हुए 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई में डेप्थ में इसकी रोपाई करना है। अब हम देखते हैं कि इसका मेन जो है खाद एवं उर्वरक, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर, इसको कितनी आवश्यकता होती है। तो असिंचित अवस्था में प्रति हेक्टेयर जो है 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन 2 बराबर भाग में, और 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश या पोटेशियम जो है रोपाई से पूर्व जो है कतारों में देना है। जो हम फरो बनाए हैं उसी में जो है देना है। शेष जो नाइट्रोजन का बचा हुआ भाग है उसको 2 बराबर भाग में देना है। रोपाई की 30 से 40 दिन बाद जड़ों के पास देना है। और सिंचित अवस्था में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर रोपाई के समय कतारों में दे। बाकी नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है 2 बराबर भाग में बांट करके देना है। कटाई के बाद पहला जो है मात्रा देना है फर्स्ट कटाई के बाद, और दूसरी जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको दूसरी कटाई के बाद देना है। और हमको एरीगेशन करना है ताकि इसका जो हर्बेज है वो आगे फुल ऑन द ग्रोथ कर सके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई एवं जल निकासी, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। तो वर्षा पर निर्भर जो फसल है उसमें अगर वर्षा नहीं हो रही है, रेनफॉल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है इस फसल को, अन्यथा कोई आवश्यक नहीं होती है। ये सिंचित अवस्था में सर्दियों में जो है 20 दिन के इंटरवल पे सिंचाई करना है, इरिगेशन करना है, और गर्मी के दिनों में जो है 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। ध्यान ये रखना है कि हमको जो है पानी जो है खेत पे वाटर लॉजिंग की जो है समस्या नहीं होना चाहिए। तो वाटर लॉजिंग की समस्या अगर वहाँ पे होगी फसल पे तो इंसेक्ट, पेस्ट, डिसीज, इसका संक्रमण अटैक जो है बढ़ेगा और देन क्रॉप को जो है वो डैमेज करेगा, जिससे हमारी फसल पूरी तरह नुकसान हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, हमको इकोनॉमिक
प्रॉफिट भी नहीं मिल पाएगा, जितना हमको यील्ड चाहिए नहीं मिल पाएगा, हार्वेस्ट की क्वालिटी घट सकता है। तो इस बात का ध्यान रखने की वहाँ पे वाटर लॉजिंग की समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खरपतवार नियंत्रण। वीट का कंट्रोल कैसे करते हैं। तो खेत को हमेशा जो है खरपतवारों वीड्स फ्री रखना चाहिए, समय समय पर निंदाई गुड़ाई वीडिंग एंड होइंग जो है करते रहना चाहिए और पूरे फसल को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पौध संरक्षण, इसमें कैसे करते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन में 2 चीज आते हैं, इंसेक्ट एंड डिसीज। तो पहला है रोजा घास पर जो है कीट तथा बीमारियों का प्रकोप जो है नहीं होता है। अधिक वर्षा की स्थिति में पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे स्पॉट्स जरूर लगते हैं, जिनकी रोकथाम हेतु हम कंट्रोल के लिए उपयोग करते हैं डाइथेन M45 के 0.3% घोल का छिड़काव जो है 2 से 3 बार करना है और 8 से 10 दिन के अंतराल इंटरवल पर करते रहना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फसल की कटाई। सिंचित तथा असिंचित दोनों ही अवस्था में इसके तेल प्राप्ति हेतु पौधों में पुष्पक्रम आने पर तथा बीज की प्रक्रिया होते शुरू होती ही भूमि से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर की जो ऊपर से इसको कटाई करना है और काटे हुए हर्बेज को काट करके छायादार ठंडी जगह में एकत्रित कर लेना है। असिंचित अवस्था में रोजा घास की प्रतिवर्ष एक कटिंग्स जो है किया जाता है, अक्टूबर से नवंबर में करना चाहिए। जबकि सिंचित अवस्था में साल में जो है 2 से 3 कटाई कर लिया जाता है और 3 से 4 वर्ष तक के इसकी जो कटिंग्स हमको ले सकते हैं या हमको मिल सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आसवन। डेस्टिलेशन जो है कैसे करते हैं। तो डेस्टिलेशन के लिए रोजा घास में सबसे अधिक मात्रा में तेल इसके मुख्य जो है पत्तियों में पाया जाता है तथा इसकी जो काड़ियों तथा तने स्टेम्स बहुत कम या ना के बराबर होता है। इस प्रकार पूरे पौधे पर तेल की उपलब्ध जो मात्रा है लगभग 0.5 से 0.6% तक होती है। वर्ष भर असिंचित व सिंचित दशा में पौधे का अपेक्षाकृत कम फैलाव होने से फसल कमजोर रहती है। अतः तेल की जो मात्रा है 40 से 50 किलो असिंचित अवस्था में तथा 100 से जो है 125 किलोग्राम तेल जो है ऑयल सिंचित अवस्था में प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है, जो आने वाले वर्षों में बढ़ करके असिंचित एवं सिंचित अवस्था में क्रमशः असिंचित अवस्था में नॉन इरिगेटेड में 50 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तेल प्राप्त होता है और सिंचित अवस्था इरिगेटेड कंडीशन में 100 से 125 या 150 किलोग्राम तक के भी तेल प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। अब हम इसका देखते हैं कि इसके तेल का वर्तमान में प्रेजेंट टाइम इसका बाजार मूल्य क्या चीज है। तो 300 से 500 रुपये प्रति किलोग्राम इसके तेल का जो है रेट है। तो हमें पूरा जो है देखते हैं कि रोजा घास का कल्टीवेशन करके हम कितना जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट ले सकते हैं, इकोनॉमिक जनरेशन कर सकते हैं। अब इसमें ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं पामारोसा ग्रॉसेस में। तो इसका प्रोपगेशन करते हैं, एक बार मेमोराइज कर लेते हैं। प्रोपगेशन हम इसका करते हैं सीड्स एंड स्लिप्स से। तो सीड्स की मात्रा लगती है 2.5 से 3 kg सीड्स पर हेक्टेयर। सोइंग का टाइम है इसका जून से अगस्त तक के बीच। हार्वेस्टिंग जो है 4 मंथ्स 4 माह में ये फसल जो है तैयार हो जाती है। एंड फुल ब्लूम स्टेज में ये फसल जो है आ जाता है 4 मंथ की जो अवस्था है उस टाइम पे। द मैक्सिमम यील्ड ऑफ ऑयल इज ऑब्टेन्ड व्हेन द एंटायर प्लांट इज एट फुल फ्लावरिंग स्टेज। सबसे ज्यादा जो है ऑयल की मात्रा जो है उस टाइम होता है जब फुल फ्लावरिंग स्टेजेस में रहता है। उस टाइम इसके लीव्स में ऑयल का कंटेंट जो है सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में उसी टाइम पाया जाता है फ्लावरिंग स्टेज पे। तो पामारोसा का प्लांटेशन रिमेन्स जो है प्रोडक्टिव फॉर अबाउट 8 ईयर। हम इसका जो है प्रोडक्टिव एक बार फसल लगा के पूरे 8 वर्ष तक के इससे जो है उत्पादन या प्रोडक्शन जो है ले सकते हैं। हर्बेज का जो यील्ड है 30 से 40 टन जो है पर हेक्टेयर प्राप्त होता है
ऑयल का जो यील्ड है 220 से 250 केजी पर हेक्टेयर मिल सकता है या ले सकते हैं। ये हमारे क्रॉप की वैरायटीज, मौसम, जलवायु, ये सभी चीज़ें हमारे जो इंटर कल्चर ऑपरेशंस, किसान की जो मेहनत, हमारे इन प्रॉपर तरीके से उसकी उचित देखरेख, इसके ऊपर सारी सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड्स करता है। और सबसे लास्ट है कि ऑयल का रिकवरी। तो ऑयल का रिकवरी परसेंटेज है 0.18 से 0.30% तक की, इसका ऑयल रिकवरी परसेंटेज है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई एवं जल निकासी, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। तो वर्षा पर निर्भर जो फसल है उसमें अगर वर्षा नहीं हो रही है, रेनफॉल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है इस फसल को